गुलबाज खान अपनी दस्तावेज पर निगाह डालते हुए बोला, पहलवान मिला तो दौड़ा चलाया, फिर कभी फुर्सत के वक्त आऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलबाज खान इंचार्ज नीम वहां आंखों से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया, अब तुम हमारे मेहमान हो गए हो। गुलबाज खान के चेहरे पर जल्जले के आसार उभर आए। तुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है थानेदार साहब? लेंस से सब बरहमी टपक रही थी। बैठो। इंचार्ज बैग जोर से मेज की सतह पर मारकर भाड़ा। प्रदुचेन शकील गालियां देकर बोला, मजाक करूंगा मैं तुझसे? गुलबाज खान खड़ा कीना तोज नजरों से इंचार्ज को घूरता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल बबूका हो रहा था। बाकी दोनों अशरान ने हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर अपने सरबस पिस्तौल निकाल लिए थे। बैठ जाओ गुलबाज, इस वक्त तुम हिरासत में हो। इनमें से एक ने पिस्तौल की अहली नाल को जुम्बिश देते हुए सर लहजे में कहा। गुलबाज खान की गहरबाज निगाहें बोलने वाले के चेहरे से फिसलती हुई पसलियों पर रुक गई। मानो से एहसास हुआ कि बालादस्ती के घमंड में वो चूहे दान ने अपल जाए, मगर यह एहसास भी उसके दिमाग में खोलते हुए लावे को सेट करने में कामयाब न हो सका। मैं देख लूंगा वो किसी जख्म भेड़िए की तरह उड़ा, एक वेक को देख लूंगा, मेरा बाल भी बेका न होगा। और फिर वो बुरी तरह चीख पड़ा। इंचार्ज ने पूरी कुव्वत से बेज उसके सीले पर मारा था। गुलबाज खान ने चिल्लाकर बेद का सिरा पकड़ लिया और दूसरे ही झटके में उसे छीन लेने में कामयाब हो गया। वो चीखू पुकार मामूली बात नहीं थी। थाने की हदूद में किसी की ओदमबाजी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस थी। अड्री ने बुखला कर अंदर झांका और फिर बरामदे में सीटी की तेज आवाज गूंजती चलेगी। आंगन फानल में 10-12 मुसल्ला और गैर मुसल्ला सिपाही दंदनाते हुए कमरे में घुस आए। ले जाओ इसे धक्के मारकर। इंचार्ज गुस्से से बेकाबू होकर धाड़ा, बंद कर दो इसे हवालात में। बाहर गाड़ी में 2 बॉडी गार्ड भी हैं, सर इसके साथ। सिपाहियों के दरमियान से एक अर्दली ने बताया, पकड़ो उन चालों को भी। फेल समझा इन्होंने कानून को। वो धाड़ा। 2 सिपाहियों ने बगलों में हाथ देकर गुलबाज खान को जकड़ लिया। तीसरा बंदूक के कंधे से उसे आगे धकेलने लगा। पकिया सिपाहियों उससे पहले ही अपने सरबराह के हुक्म की ताबील में गुलबाज खान के साथियों को गिरफ्तार कर दे निकल गए थे। गुलबाज खान और उसके दोनों हैरत ज़दा मुहाफिजों को जब तंग और नीम रोशन हवालात में आखिरी सलाखों के पीछे धकेला दिया तो एहसास शिकस्त से उसका सर झुका हुआ था। शायद नो आमोज ASI की बद्दुआ उसका दबदबा निकल गई थी, वरना वो कभी रुसवा ना हुआ था। उसके बॉडीगार्ड्स गैर मुसल्लह किए जा चुके थे और वह हैरान और परेशान अपने आका की जुबान से कुछ सुनने का मुंतज़िर थे, मगर वो खामोशी से एक दीवार से जा लगा था। नशा कोई भी हो बहुत मोजी होता है। वरूर और बालादस्ती का नशा हो तो हशर गुलबाज खान जैसा होता है, मगर शायद नशे के बगैर काम भी नहीं चलता। मजदूर अपने दिन भर के दुख दर्द और थकान को नशे में उड़ा देता है। सेठ कारोबारी रकातों और घाटे मुनाफरे के दुखड़ों को डीलक्स विस्की के गिलास में घोल कर पी जाता है। अदाकार किसी कब्र के सराहने अपनी बेवफा महबूबाओं की गिनती को बोतलों की कब्रों में दफन करके पीने की कोशिश करता है। नशा लोग इसलिए करते हैं कि असाफ को सुकून मिल सके, कुमार की एक दिल फरेब कैफियत तारी हो जाए, और जब लोग कानून को सुलाना चाहते हैं तो उसके लिए रिश्वत की ख्वाब अवर गोलियां इस्तेमाल कराते हैं। जब तक असर रहता है कानून अपनी जखीम किताबों में बंद मीठी नींद सोया रहता है, और जहां ख्वाब अवर गोलियों की मिकदार में कमी हुई पूरी कुव्वत से अंगड़ाई लेकर बेदार हो जाता है। अंधी आंखें कुर्द बीन बन जाती है। मुआशरे के रिश्ते हुए नासूरों के बारे में यकायक इल्हाम होने लगता है। मजलूम नामों की फहरिस्त शुरू हो जाती है। इंचाल को मजलूम समाजी कारकुन याद थे जब बारहा वफूद ले लेकर उसके आस्थाने पर हाजिरी दे चुके थे। वो इलाके को मुंशियात से पाक देखना चाहते थे, लेकिन जानने के बावजूद गुलबाज खान का नाम लेने से डरते थे, और इंचार्ज हमेशा की तान उसी एक नुक्ते पर तोड़ देता था कि उसकी किताबें साफ है, उसका अमला उसके अड्डे सलाइल है। वो लोग किसी फर्द या अड्डे की निशानदेही करे तो उसे इंकशाफ की बुनियाद पर कार्रवाई करें। उसकी दानिश में उन मजलूमों की दादरसी का मौका आ गया था। उसने फौरी तौर पर अपने अमले को दौड़ाकर उनके सरबराहान को थाने बुलवा लिया। वो अपनी जुमला खताएं याद करते हुए और अदक्शा फरियादी बने इंचार्ज के हजूर पहुंचे तो खिलाफे तवक्के ये इंकशाफ उनके लिए हैरान कुन था कि सर तोड़ कोशिश के बाद थाने वालों ने इलाके में मंशात के एक अड्डे का खुफिया सुराग लगाया था, जहां उनकी मौजूदगी में छावा मारने की तैयारियां मुकम्मल थी। थाने में अमला ज्यादा था और सवारियां कम। वो दोनों शरीफ आदमी परेशान हो गए कि कहीं उस फनी दुश्वारी की बिना पर उनकी दुआ की कबूलियत के साथ सईद न गुजर जाए। लिहाजा करीबी घरों से 2 गाड़ियां उधार ली थी और ये पुरशुगु जमात दुश्मन की कमीन गाह पर धावा बोलने रवाना होगी। गुलबाज खान के अड्डे पर तो क्या, उसके कुर्बो जवार में भी कभी पुलिस नहीं देखी गई थी, और जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे सजा सजा मैदान खाने मिला। कलियों में फैले हुए मुखबरों में से किसी ने अड्डे पर पुलिस की आमद की खबर पहुंचा दी थी, और जो जिस हाल में था वहां से भाग निकला था। थरा देसी विस्की, बियर की क्रेट, गैर मुल्की विस्की, अफीम क्या था जो उस अड्डे से ना बरामद हुआ। तभी थी तो बस चरस की
जो उनके शहर में मफकूद थी। मोहल्लेदारों और मुजुर्दी में मनीशात नामे तैयार हुए, सामान की फरिश्त बनाएगी और अड्डा सील कर दिया गया। गिरफ्तारी कोई ना हो सकी। थानेदार और उसके अमले ने किसी को हवा भी न लगने दी कि गुलबाज खान अपने 2 साथियों समेत पहले ही हवालात में था। यह बुरा हुआ कि वो निकल गया। वापसी में एक समाजी कारकुन तशवीश से लहजे में बोला, वो यही समझेगा कि हमारी मुखबरी पर छापा मारा गया है, अब वो हमसे जरूर इंतकाम लेगा। थानेदार हंसा और मरवियाना लहजे में बोला, कानून अमन पसंद शहरियों को पूरा तहफ्फुज़ फराहम करता है। आप फिक्र न करिए, उसकी गिरफ्तारी तक आप दोनों के घरों पर एक एक मुसल्ला सिपाही का पहरा रहेगा। अभी तो पूरी रात पड़ी है, हम शहर का कोना कोना छान मारेंगे। वो हाथ ना आया तो हमारी सारी कार्रवाई राय कहाँ जाएगी और वो लाइन शहर के किसी और हिस्से में मासूम शहरियों में अपनी जहर फरोशी का चाल फैला लेगा। तशवीश का इजहार करने वालों की आंखों में ममनूनियत के जज्बात उभर आए। घर लौटते हुए वो दोनों न सिर्फ खुश थे बल्कि तहे दिल से अपने इलाके के थानेदार की शराफत और हमदर्दी के मोतरफ भी थे, क्योंकि उसने उन्हें महल जुबानी बहलावा नहीं दिया था। चलते हुए अज़्म वादा बंदूकों से लैस 2 सिपाही भी साथ कर दिए थे और उनकी मौजूदगी में सिपाहियों को हुक्म दिया गया था कि उन दोनों के घरों के गिरबो चवार में गुलबाज खान का साया भी नजर आए तो बेदरे उसे गोली मार दो। मगर गुलबाज खान के सितारे अच्छे थे कि उसने उनमें से किसी मकान का रुख नहीं किया। फिर सुबह के 4 बजे थाने से आने वाले एक कासिस ने बारी बारी उन दोनों को जगाकर खुशखबरी सुनाई कि गुलबाज खान अपने 2 आदमियों समेत इसी इलाके के एक नाले से गिरफ्तार कर लिया गया। हुसला सिपाही कासिद के साथ लौट गए। उन दोनों को उस वक्त जहमत देने के बजाय सुबह थाने में लाया गया था ताकि मुलजिमों की शनाख्त के साथ ज़ाब्ते की दूसरी कार्रवाइयां भी पूरी करा सके। अगली सुबह वो दोनों थाने पहुंचे तो रोजनामचा उनके सामने रख दिया गया, जिसमें पिछली रात के छापे की तफ्तीश और तफसील दर्ज थी। इसका क्या करना है? एक ने सवालिया निगाहों से इंचार्ज की तरफ देखते हुए सवाल किया। छापे में आप दोनों भी शरीक थे। इस रिपोर्ट पर अपनी तस्दीकी दस्तखत कर दी। इंचार्ज ने फोन से कहा, फिर तो उसे पढ़ना होगा। वो दोनों रवायती मुंशियाना और रस्मुल खत और जुबान में लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ने लगी, जिसमें जावजा कानूनी दफात के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात तक थे। छापे के दौरान गुलबाज खान और उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी का जिक्र पढ़कर वह चौंक पड़े, क्योंकि उस मरले पर रिपोर्ट खिलाफे वाक़या थी। वो तीनों अड्डे से तो नहीं पकड़े गए थे। मुकदमा मजबूत बनाने के लिए ही कहना पड़ेगा। इंचार्ज मजबूत लहजे में बोला, अगर ये जाहिर किया गया कि उन तीनों को छापे के कई घंटे बाद किसी और जगह से पकड़ा गया था तो कानूनन उन्हें बड़ा मुल्जिम करार न दिया जा सकेगा और जमानत पर रिहा हो जाएंगे, मगर अदालती कार्रवाई से तो न बच सकेगी। मुकदमा भी शुरू से झोल रहा तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें चंद माह की सजा हो सकेगी और वह रिहा होकर फिर वही धंधा शुरू कर देंगे। थानेदार की बात में खासा वजन था। मेरी तो पूरी कोशिश यही है कि इलाके को हमेशा के लिए इस बदनाम आदमी से निजात मिल जाए। ऐसे चालाक लोग रोज रोज कानून की गिरफ्त में नहीं आते। एक बार 10-12 साल की सजा काट कर जेल के सलाखों से बाहर आएगा तो दोबारा सर उठाने की हिम्मत न कर सकेगा। थानेदार की नीयत सरासर मुखलिसाना थी। उन दोनों की सलामती भी उसी में थी कि गुलबाज खान जमानत पर रिहा हुए बगैर सीधा लंबी मुद्दत के लिए जेल भेजे जाए। वक्ती जोश और माशरती खिदमत का जज्बा एक अलग चीज थी, मगर उस वक्त वो संगीन हकायक से तुच्छड़ थे। मुहल्ले बरादरी के मुअज़्ज़ज़ और अयालदार अरकान थे। अगर गुलबाग खान रिहा हो जाता तो इंतकाम देने के लिए उनके घरों को आग लगा सकता था, किसी चौराहे पर उन्हें ज़द-ओ-गोब कर सकता था या उनके बाल बच्चों पर हाथ डाल सकता था, और वो ईमानदारी से अपनी समाज दोस्ती की ये कीमत अदा करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। मगर वहां तो लोगों के ठट लग गए थे। दूसरे ने नीम रजामंदी का इजहार करते हुए एक नुक्ता उठाया था। यह अफवाह तो फैल ही गई होगी कि अड्डे से सारे मुलजिम फरार हो चुके थे। सब दूर के तमाशाई थे। थानेदार मकाराना अंदाज में मुस्कुराया। इस्तगासा के गवाह तो आप दोनों होंगे। बदनाम मुजरिमों को हम लोग चोरी छुपे गिरफ्तार करते हैं। उन्हें सामने लाया जाए तो हजूम मुश्तिल होकर ऐसे मुजरिमों की बूटियां उड़ा सकता है। थानेदार शुरू से अब तक माकूल इस्तदलाल से काम लेता आया था। गुलबाज खान से इलाके के लोगों को शिद्दत नफरत थी, मगर उसके बदमाशियों और चिरादस्तियों के खौफ से लोग उससे सलाम दुआ रखने भर मजबूर थे। उन हालात में किसी को क्या पड़ी थी कि अदालत में पुलिस के मौक़िफ़ को चैलेंज करके गुलबाज खान की तरफदारी करता। वो थानेदार से मुत्तफिक हो गए और उसकी हदायत पर अपनी दस्तखत कर दी। थानेदारों ने गुलबाज खान और उसके साथियों की गिरफ्तारी की रमूज ज़हन नशीन करवाने लगा। शाम के अखबारात में जली सुर्खियों में गुलबाज खान के अड्डे पर पुलिस के ड्राबाई छापे और 3 अहम गिरफ्तारियों की खबर मौजूद थी। डैमी ने बड़ी दिलचस्पी से उन तफसीलात को पढ़ा और ज़ेर-ए-ज़ेर मुस्कुराने लगा। अखबारी नुमाइंदों को गुलबाज खान या उसके साथियों से नहीं मिलने दिया गया था, लिहाजा उस कार्रवाई का दूसरा रुख सामने ना आ सका था। मगर डैनी बहुत खाक था। सुर्खियां देखते ही उसने राय कायम कर ली थी कि गुलबाज खान की पुलिस वालों से अनबन हुई होगी। उन लोगों से चपलिश का अमूमन एक ही सबब होता था कि उनके ज़ेर इक़्तिदार इलाके का कोई बुरा आदमी उनके मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दे या तयशुदा शराइत में कटौती करके अहद शिकनी का इर्तिकाब करे।
ऐसा भी होता था कि ईमानदार अफसर अपने इलाके में किसी भी कीमत पर किसी बुराई को नहीं पनपने देते था और बदी का बीज फूटते ही उसकी बेचखुनी कर दी जाती थी। मगर गुलबाल खान का मामला दूसरी किस्म में नहीं शुमार किया जा सकता था। वो 10 बरस से उस इलाके में डंके की चोट पर अड्डा चला रहा था। शराब तो खैर नई चीज थी, मगर दूसरी खतरनाक मंशियात का खरीदना, बेचना, रखना, इस्तेमाल करना हमेशा से जुर्म था। उस एतबार से ना गुलबाज खान का जुर्म नया था ना इलाके का। थानेदार तब्दील हुआ था जो डिप्टी, उस एतबार से न गुलबाज खान का जुर्म नया था न इलाके का। थानेदार तब्दील हुआ था जो डैनी जैसा करांट आदमी उस खुशफहमी का शिकार हो जाता कि वो छापा किसी नेक नियत अफसर की मुस्तद्दी का नतीजा था। एक राय कायम करने के बाद उसके लिए वाकयात की कड़ियां मिलाना आसान थी। चर्च की खपत के एतबार से गुलबाज खान के अड्डे का शुमार शहर के बड़े अड्डों में किया जाता था और वो शुरू ही से नादर खान के ताजरों में शामिल था। नादर खान उससे बारहा कहता रहा था कि गुलबाज खान उन लोगों में से है जो अपनी जात पर बदतरीन तशद्दुद सहने के बावजूद जुबान नहीं खोलते। जिसे हकीकी मानों में राज तसव्वुर कर ले वो बात अपने साथ कब्र ही में ले जाती है। मगर पैसे के मामले में वो पक्की कारोबारी ज़हमियत का मालिक था। पैसे के लिए सौदेबाजी करता था। उन लोगों को चर्च के ज़िखार तबाह किए 5 दिन होने वाले थे। उस दौरान में उनके जरिए 1 तोला चर्च भी बाहर नहीं गई थी और हेरोइन के सैंपल भी अगली हदायत तक सब रोक लेने का हुक्म मिल गया था। तहज़ा बाजार में अजीब अफरा तफसी फैली हुई थी। जिन लोगों की सप्लाई का इन्हिसार उस ग्रुप पर था वो बुलबिलाए फिर रहे थे। हजारों रुपए रोजाना की आमदनी से महरूमी और इसके साथ उनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया था। आमदनी तो इस खतीर कमी से दिल बर्दाश्ता होकर शायद गुलबाज खान ने भत्ते की रकम में कटौती करने की कोशिश की होगी और शायद यही तनाज़ा बढ़ दिया होगा जिसका नतीजा उसके अड्डे पर छापे की सूरत में रूनुमा हुआ था। दैनी को यकीन था कि वक्ती परेशानियों के बावजूद गुलबाज खान बच निकलने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अपने तहफ़्फ़ुज़ के मामले में वो बिला का अय्यार था। जिस जगह अड्डा कायम था वो उसके एक मुलाजिम की मलकियत थी। उसे पूरी रकम अदा करने के बावजूद कागजात अपने नाम मुंतकिल नहीं करवाए गए थे और उसकी मुलाजमत से बरकरार रखते हुए इतनी ढील दी हुई थी कि अड्डे के बेशतर मामलात उसी की मर्जी से तय पाते थे और नए आने वाले अमूमन उसी को गुलबाज खान समझते थे। पुलिस ज्यादा मुस्तद्दी दिखाती तो उस मुलाजिम को घेर लेती, सारा इल्जाम उसी के सर जाता और गुलबाज खान दोबारा आजाद हो जाता। पर वही होता जो ज़ेर ज़मीन मुजरमानों दुनिया में ऐसी कुर्बानी के बकरों के लिए हुआ करता था। बचने वाले अपने मुलाजिम की वफादारी के सिले में न सिर्फ जेल में उसकी खबरगिरी करते थे बल्कि उसकी कैद की पूरी मुद्दत में उसके अहलो अयाल की जुमला माली जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाते थे। बुरे मुजरमों के इस रवायती सलूक का नतीजा ये निकलता था कि गिरोह के गिर्द रहने वालों में से हर एक अपने घर बार से बेफिक्र होकर उनके मुफादात के लिए लड़ता था और सजा से रिहाई के बाद उनका हवारे पना हुआ नजर आता था। फिक्रमंदी की बात सिर्फ इतनी थी कि गुलबाज खान जैसा जहां दीदा शख्स अपने अड्डे से टंगे हाथों पकड़ा गया था। हालांकि मंशियात फरोशी का बुनियादी असूल ये था कि खतरा अचानक सामने आ जाए तो माल की परवाह किए बगैर ठिकाने से भाग निकलो। ख्वाह कोशिश में तशद्दुद या छोड़ी बहुत गुमरेजी की नौबत ही न आने पाई। एक बार जाए वारदात से फरार होने के बाद गिरफ्तार भी हो जाए तो बेयकीनी के खौफ के बायस कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता। यह दम ताउन कानून और इसका नफाज करने वालों को बेबस बना देता है। ऐसे रसवा जमाना लोगों की बरियत पर लोग भांत भांत की बोरियां बोलती हैं, कानून और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की तनकीद का निशाना बनाती हैं, लेकिन इन चशमदीद गवाहों की बुज़दिली के बारे में कोई नहीं सोचता जो महज अपने खौफ के बायस आंखों देखे वाक़यात को जुबान पर लाने की जुरात से मारूम होती है। डैनी अपने शानदार दफ्तर में मेज पर अखबार फैलाए उन्हीं सोच में गुम था कि इंतरकाम की घंटी ने उसके ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। इंतरकाम पर उसकी सेक्रेटरी ही हो सकती थी। उसने काहिलाना अंदाज में रिसीवर उठाया तो वो उसे मुलाकात के लिए 2 लड़कियों की आमद की इतला दे रही थी। बैनी चौक पड़ा। उसकी दोस्ती के हल्के में सिन्फ़े नाज़िक की अक्सरियत थी। उसके ज़हन की स्क्रीन पर यके बाद दीगर बहुत से हसीन पैकर आते चले गए, मगर वो कोई अंदाजा कायम न कर सका। वो असूलों का पाबंद आदमी था, दफ्तर में सिर्फ कारोबार से दिलचस्पी लेता था। उसके लिए सेक्रेटरी खासी खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी और शायद उसकी लिगाह इल्तिफात की मुंतजिर भी, मगर डैनी ने कभी उसके बारे में सोचा तक न था। सारी फजूलियात दफ्तर से बाहर करता था। हाँ तो ये है कि उसने अपनी तमाम दोस्त लड़कियों को दफ्तरी औकात में फोन वगैरह करने से भी मना किया हुआ था। ऐसे में किसी लड़की का दफ्तर आना हैरत अंगेज था। फिर उसे ख्याल आया कि सेक्रेटरी एक नहीं 2 लड़कियों की बात कर रही थी। हो सकता है वो चंदे वगैरह के लिए आई हूँ। उसने सोचा और माउथ पीस में सेक्रेटरी से कहा उन्हें अंदर भेज दो। चंद साली हुआ सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला और धूप के चश्मे हाथों में लिए 2 हसीन और जवान उम्र लड़कियां उसके दफ्तर में आ गई।